इस इमेज को देखे, इसमें 10 अगोरा का कॉइन है। जैसे हमारे यहाँ ये रुपए का कॉइन आता है, वैसे ही इजराइल में ऐसा कॉइन आता है। लेकिन इस कॉइन पर यह मैप बना हुआ है जो कि इजराइल के मैप से मेल नहीं खाता। फिर इस दूसरी इमेज को देखे, हर इजरायली सैनिकों की वर्दी पर ऐसा लेबल होता है और यहाँ पर भी यह मैप जैसा कुछ होता है, लेकिन यह मैप भी इजरायली मैप से मेल नहीं खाता। पर बावजूद इसके इजराइल इस मैप को कई जगहों पर यूज करता है। तो सवाल यह है कि इजराइल अपने मौजूदा मैप की जगह पर हर जगह ऐसा मैप क्यों दिखाता है? क्योंकि पर्दे के पीछे इजराइल की जो अमीर लॉबी है वो अपने देश के मैप को बदलकर ऐसा इजराइल बनाना चाहती है जो कुछ ऐसा दिखे। और ये सब कैसे होगा? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में विस्तार से समझाने की कोशिश करूंगा कि ग्रेटर इजराइल क्या है, ग्रेटर इजराइल का इतिहास क्या है, क्या आज इजरायली सरकार इस पर काम कर रही है या ये सिर्फ एक अफवाह है। फिर अरब देश इसे किस नजरिए से देखते हैं और क्या भविष्य में यह ग्रेटर इजराइल बनने की संभावना है? अगर है तो ये कैसे बनेगा और मिडिल ईस्ट पर इसका क्या असर होगा, वो सब और इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। तो वीडियो के आखिर तक मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले इस मैप को देखें। ये मिडिल ईस्ट का मैप है जिसमें यहाँ पर डार्क ब्लू कलर में ये जो छोटा सा देश है वो है इजराइल। अब बात जब ग्रेटर इजराइल की होती है तो अभी के समय में यह सिर्फ एक विचार है और इसकी कुछ भौगोलिक अवधारणाएं हैं जो इजराइल को उसकी मौजूदा सीमाओं से कहीं ज्यादा बड़ा बनाने की कल्पना करती है। अब इजराइल में जो लोग रहते हैं वो यहूदी धर्म के लोग हैं और उनकी जो धार्मिक किताब है वो है हिब्रू बाइबल, जिसे तोरा या ओल्ड टेस्टामेंट भी कहते हैं। तो हिब्रू बाइबल में प्रॉमिस्ड लैंड का जिक्र है जो ईश्वर द्वारा यहूदी लोगों को वादा की गई जमीन है। इसमें आप देख सकते हैं जेनेसिस की किताब के चैप्टर 15 में लिखा है कि मिस्र की नील नदी से लेकर महानदी फरात तक का देश मैं आपके संतानों के लिए देता हूँ। मतलब इसमें इजिप्ट में यहाँ पर यह नील नदी है और महानदी फरात मतलब आज जिसे यूफ्रेट्स नदी के नाम से जानते हैं वो ये वाली, जो टर्की, सीरिया और इराक से होते हुए आगे समुद्र से मिल जाती है। कुल मिलाकर नील नदी से लेकर यहाँ फरात नदी तक की जमीन ईश्वर द्वारा यहूदी लोगों को देने का वादा किया गया था, जिसे प्रॉमिस्ड लैंड कहते हैं। और इसमें जो एरिया आता है, इजिप्ट का ये वाला भाग, सऊदी अरब का ये वाला भाग, इराक का ये हिस्सा, फिर लेबनान और जॉर्डन पूरे, फिर सीरिया का ये भाग और टर्की का ये थोड़ा सा हिस्सा मिलाकर जो एरिया बनता है उसे ही ग्रेटर इजराइल कहते हैं। फिर हिब्रू बाइबल में और भी रेफरेंसेस हैं, जैसे एक्सोडस चैप्टर 23 में भी यहूदी लोगों को लाल सागर से फरात नदी तक की जमीन की बात कही गई है। और इसके अलावा भी कुछ और किताबों में भी प्रॉमिस्ड लैंड का जिक्र किया गया है। कुल मिलाकर बहुत लंबे समय से प्रॉमिस्ड लैंड के वर्णन सदियों से यहूदियों की धार्मिक पहचान का हिस्सा रहा है, लेकिन राजनीतिक रूप से इन्हें इस्तेमाल करने का विचार 19वीं सदी में आया, क्योंकि यहूदी धर्म में जो कट्टर यहूदी है वे लोग इन आयतों को आधार बनाकर कई बार ग्रेटर इजराइल की थ्योरी को हवा देते आए हैं, जिसमें कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रेटर इजराइल में सऊदी अरब का मदीना शहर भी शामिल है, यानी मुस्लिमों की दूसरी सबसे पवित्र जगह। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि ग्रेटर इजराइल की थ्योरी क्या सिर्फ धार्मिक किताबों की बात है? शायद नहीं, क्योंकि यह राजनीतिक महत्व भी रखती है। और अभी वर्तमान समय में इजरायली राइट विंग नेता जैसे बेजलेल स्मोट्रिच और इतमार बेन ग्वीर ने खुले तौर पर ग्रेटर इजराइल की वकालत की है। 2023 में स्मोट्रिच ने पेरिस में एक भाषण दिया जहां पोडियम पर ग्रेटर इजराइल का मैप भी था, और 2025 के भाषण में इन्होंने कहा कि यहाँ लिखा गया है कि इजराइल की राजधानी यरूशलेम की सीमा दमिश्क तक फैलेगी, जो कि सीरिया की राजधानी है। दूसरी ओर पैलेस्टाइन के लोग भी इसे इजराइल का कॉलोनियल एक्सपेंशन मानते हैं, क्योंकि इससे पैलेस्टाइन को खतरा है। और 2025 में इजराइल का गाजा सिटी पर कब्जे का प्लान देखकर लोग काफी हैरान हुए थे, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में इसे ग्रेटर इजराइल की ओर कदम बताया जा रहा है। और अभी अगस्त 2025 में इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में साफ साफ कहा है कि वे भी ग्रेटर इजराइल बनाना चाहते हैं।
जिसके बाद अरब देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया भी दी, जिस बारे में आगे हम विस्तार से जानेंगे। खैर, तो इसमें आप देख सकते हैं 1917 में यानी प्रथम विश्व युद्ध खत्म होने के बाद आज जहां इजराइल है वहां तब फिलिस्तीन था। लेकिन इस युद्ध के बाद अंग्रेजों की मदद से यूरोप के लाखों यहूदी लोग यहाँ फिलिस्तीन में आकर सेटल होना शुरू हो गए। इसमें ग्रीन कलर वाला जो भाग है उसमें ही यहूदी लोग रहने लगे थे। फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ, जिसमें येलो कलर वाली जमीन फिलिस्तीनी लोगों को दी गई और ग्रीन कलर वाला पूरा भाग इजराइल बना। फिर अगले साल इजराइल का युद्ध हुआ, जिसमें गाजा वाली कुछ जमीन और ऊपर वाली ये जमीन कब्जा ली इजराइल ने फिलिस्तीन से, और 2012 आते आते इजराइल ने फिलिस्तीन की और जमीन कब्जा कर ली और समय के साथ ये धीमी गति से आज भी जारी है। तो कहने का मतलब ये है कि ग्रेटर इजराइल की थ्योरी सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं है, पर्दे के पीछे काफी कुछ होता हुआ भी दिख रहा है। लेकिन मौजूदा समय की स्थिति को समझने से पहले हमें इसके दूसरे पहलुओं को जानना जरूरी है। जैसे ग्रेटर इजराइल की विचारधारा की शुरुआत कब और कैसे हुई। तो आधुनिक समय में इसकी शुरुआत 19वीं शताब्दी में हुई। अब यहूदी लोगों के इतिहास पर मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाया हुआ है। अगर आपको इस बारे में गहराई से जानना हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, जिसमें यहूदी लोगों पर जो अत्याचार हुए हैं दुनिया भर में उस बारे में विस्तार से जानकारी दी है कि 2000 साल पहले बाहरी हमलों के बाद यहूदी लोग इजराइल छोड़कर दूसरे देशों में पलायन कर गए, जिसके बाद वे दुनिया के अलग अलग देशों में सेटल हो गए, जिसमें कई बार एंटीसेमिटिज्म के चलते उन पर अत्याचार होते रहते थे। जैसे इसके कुछ उदाहरण दूं तो यूरोप में जब प्लेग महामारी फैली तब कई जगहों पर यहूदी लोगों को इसका जिम्मेदार माना गया था और सैकड़ों यहूदी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके बाद समय के साथ साथ यहूदियों पर अत्याचार लगातार बढ़ता चला गया था और 18वीं और 19वीं सदी में यह अत्याचार अपनी चरम पर पहुंच चुका था। ऐसे में थियोडोर हर्जल का आगमन हुआ, यह उनकी इमेज है। तो थियोडोर हर्जल का जन्म ऑस्ट्रिया हंगरी में एक यहूदी परिवार में हुआ था। तो 1880 के दशक में वे एक सफल पत्रकार बन चुके थे, जिसके बाद वे यहाँ फ्रांस में रहने लगे थे। ऐसे में 1894 में फ्रांस में एक सेना अधिकारी थे अल्फ्रेड ड्रेफेस। तो इन पर देशद्रोह का झूठा आरोप लगाया गया और इन्हें बिना कोई गुनाह सजा मिली। अब सजा मिलने का मुख्य कारण ये था कि ये एक यहूदी थे और उस समय फ्रांस में भी यहूदी विरोधी भावना बढ़ती जा रही थी। इस कारण अल्फ्रेड ड्रेफेस को बिना कोई जुर्म किए सजा मिली और ये सब थियोडोर हर्जल देख रहे थे। और इसी घटना ने हर्जल को यकीन दिलाया कि यहूदियों को दुनिया में कहीं भी सुरक्षित नहीं माना जा सकता, भले ही वे कितने भी शिक्षित या एकीकृत ही क्यों ना हो। हर्जल को यह एहसास हुआ कि यहूदियों की समस्या का एकमात्र स्थायी समाधान उनका अपना एक स्वतंत्र देश होना है, तभी यहूदी लोग सुकून से रह पाएंगे, क्योंकि पिछले 2000 सालों से ये लोग अत्याचार झेल रहे थे। ऐसे में हर्जल ने इसके बाद 1896 में अपनी प्रसिद्ध किताब डेयर जूडन स्टेट यानी यहूदी राज्य नाम की किताब लिखी, जिसमें इन्होंने यहूदी लोगों के लिए एक संप्रभु राष्ट्र की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। और धीरे धीरे ये किताब काफी लोकप्रिय हो गई और 1897 में हर्जल ने स्विट्जरलैंड के बेसल शहर में पहली जायोनी कांग्रेस का आयोजन किया, जिस सम्मेलन में दुनिया भर से बड़े बड़े यहूदी लोग आए थे और ये तय करना था कि यहूदी लोग अपना देश कहाँ बनाएंगे। तो कईयों ने कहा कि हम अर्जेंटीना में अपना देश बनाएंगे, तो कईयों ने ईस्ट अफ्रीका में सुझाव दिया। लेकिन हर्जल चाहते थे कि यहूदियों का देश फिलिस्तीन की जमीन पर बने, क्योंकि यह जमीन यहूदी प्रॉमिस लैंड थी। और हर्जल की जो पर्सनल डायरी थी इसमें भी ग्रेटर इजराइल का जिक्र है, जिसमें लिखा है कि इजराइल की सीमा नील नदी से फरात नदी तक होगी। मतलब पहली जायोनी कांग्रेस में यह फैसला हुआ कि यहूदी लोगों के लिए फिलिस्तीन में एक सुरक्षित और सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त घर बनाना यानी यहूदियों का अपना देश। अब आपके दिमाग में सवाल आया होगा कि इन्होंने अपना देश बनाने के लिए फिलिस्तीन को ही क्यों चुना, जबकि ज्यादातर यहूदी तो यूरोप और अमेरिका में रहते थे। वैसे इसका इतिहास तो बहुत बड़ा है, इस पर मैं इस वीडियो में बात भी कर चुका हूँ। फिर भी यहाँ पर मोटा मोटा इतिहास आपको बताऊं तो 2000 साल पहले यहाँ फिलिस्तीन वाले भाग पर
इजराइल नाम का देश था। और आज जहाँ अलक्सा मस्जिद है, वहाँ पहले यहूदी लोगों का टेम्पल माउंट हुआ करता था, जिसकी एक दीवार आज भी उसी जगह पर बची हुई है, ये वाली। और आज भी दुनिया भर के यहूदी कहीं से भी प्रार्थना करते हैं तो वे इस दीवार की तरफ ही करते हैं। खैर, तो उस समय कुछ धार्मिक यहूदी लोगों ने जीसस को सूली पर लटका दिया, जिसके बाद जीसस के नाम पर ईसाई धर्म बना और ईसाई लोगों ने अपना बदला लेने के लिए यहूदियों को खत्म करना शुरू किया। इसे ज्यूस एक्सोडस कहते हैं, जिसके चलते यहूदियों को इजराइल छोड़कर भागना पड़ा था। मतलब यहूदी लोगों का सदियों पुराना वास्ता है इस जमीन से, जहां 1890 के दशक में फिलिस्तीन देश था। इसी कारण से इन्होंने फिलिस्तीन में अपना देश बनाने की योजना बनाई। अब 1897 में पहली ज़ायोनी कांग्रेस में तय हो गया कि फिलिस्तीन में वे अपना देश बनाएंगे, लेकिन यह काम बहुत मुश्किल था। फिर भी हर्जल अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए दुनिया भर के बड़े बड़े राजनेताओं से और राजाओं से मिलने जाया करते थे। और 1897 में फिलिस्तीन वाला भाग ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। ऐसे में 1898 में हर्जल ने ओटोमन साम्राज्य के सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय से मुलाकात की, जिसमें हर्जल ने सुल्तान के सामने प्रस्ताव रखा कि अगर आप हमें फिलिस्तीन में जमीन देंगे तो हम यहूदी लोग ओटोमन साम्राज्य का पूरा कर्ज चुका देंगे। पर किसी कारण से सुल्तान ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि ऐसा करना संभव नहीं है। तो ओटोमन सुल्तान से मिली निराशा के बाद हर्जल ने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया। तो ब्रिटेन ने फिलिस्तीन के बजाय पूर्वी अफ्रीका में एक अस्थायी यहूदी घर बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसे युगांडा प्लान कहा गया, जिसमें युगांडा के नीचे वाला यह भाग यहूदियों को देने की बात हुई। और इस पर काफी काम भी हुआ था। पर इस प्रस्ताव ने ज़ायोनी कांग्रेस आंदोलन में एक बड़ा विवाद पैदा कर दिया, क्योंकि हर्जल ने इस प्रस्ताव को यहूदियों को तुरंत उत्पीड़न से बचाने के लिए एक अस्थायी समाधान के रूप में देखा। लेकिन कई दूसरे ज़ायोनी नेता इसके खिलाफ थे और वे मानते थे कि यहूदी राष्ट्र सिर्फ उनके ऐतिहासिक मातृभूमि इजराइल में ही बन सकता है। लेकिन जब ये सब चल रहा था, तभी 1904 में थियोडोर हर्जल की मौत हो गई। फिर 1914 में यूरोप प्रथम विश्व युद्ध में कूद पड़ा, जिस दौरान यहूदियों की ज़ायोनी कांग्रेस ने ब्रिटेन के साथ एक समझौता किया कि हम तुम्हें युद्ध लड़ने के लिए पैसे देंगे और बदले में ब्रिटेन फिलिस्तीन में यहूदी लोगों के लिए जमीन देगा। इसे बाल्फोर डिक्लेरेशन कहते हैं। इसमें कुछ बड़े बड़े लोग भी शामिल थे, जिनका नाम लेना यहाँ पर मुमकिन नहीं है। खैर, तो 1918 में प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ओटोमन एम्पायर हार गए। अब जब ओटोमन एम्पायर हारा तो यूरोपीय ताकतों ने ओटोमन के अलग अलग हिस्सों को कब्जा लिया, जिसमें फिलिस्तीन वाला हिस्सा ब्रिटेन के कब्जे में आया। और युद्ध के दौरान बाल्फोर डिक्लेरेशन समझौता हुआ था ब्रिटेन और ज़ायोनी कांग्रेस के बीच। इस कारण इसके बाद ब्रिटेन ने यूरोप के यहूदी लोगों को यहाँ फिलिस्तीन में भेजना शुरू किया और धीरे धीरे फिलिस्तीन में यहूदियों की आबादी बढ़ती जा रही थी। इसी कारण से 1920 के दशक में फिलिस्तीन में दंगे हुए थे, क्योंकि अरब मुस्लिमों ने यहूदियों की बढ़ती आबादी का विरोध किया था। बावजूद इसके यहूदी आबादी लगातार बढ़ती गई, जिससे अरब मुस्लिमों और यहूदियों के बीच दंगे भी बढ़ने लगे थे। इस कारण ब्रिटेन ने पील कमीशन का गठन किया ताकि दंगों को रोका जा सके। और 1936 में पील कमीशन ने फिलिस्तीन को यहूदी और अरब राज्य में बांटने का प्रस्ताव दिया, जिसमें नीचे वाला भाग फिलिस्तीन और ऊपर वाला भाग इजराइल बनाने की योजना थी। मतलब फिलिस्तीन की 17% जमीन यहूदी लोगों को देने की बात थी। फिर भी ज़ायोनी कांग्रेस के नेताओं ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि यह जमीन हमारे लिए बहुत कम है। दूसरी तरफ 1937 के बाद यूरोप में हिटलर का कहर शुरू हुआ, जिसमें यहूदियों को चुन चुन कर मारा जाने लगा। मतलब 1939 से 1945 तक चले दूसरे विश्व युद्ध में नाजी सेना द्वारा यहूदी लोगों पर भयंकर अत्याचार हुए और लगभग 60 लाख यहूदी बेरहमी से मारे गए थे। और इसी घटना के कारण दुनिया ने महसूस किया कि अब जो यहूदी जिंदा बचे हैं उनका एक अलग देश होना चाहिए ताकि ये लोग सुकून से रह सके। और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर से बचने के लिए यूरोप के लाखों यहूदी
पहले से ही फिलिस्तीन में आ गए थे, जिससे फिलिस्तीन का माहौल और खराब हो गया था। जिसके बाद 1946 में ब्रिटेन, यूनाइटेड नेशंस और ज़ायोनी कांग्रेस ने मिलकर फिलिस्तीन का बंटवारा कर दिया, जिसमें फिलिस्तीन के साथ सरासर नाइंसाफी हुई, जो पूरी दुनिया ने देखा। क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं, बंटवारे से पहले इस ग्रीन कलर वाले हिस्से में यहूदी लोग रहते थे और बाकी सब जगह अरब मुस्लिम रहते थे। लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने फिलिस्तीन की 55% जमीन यहूदियों को दे दी और 45% जमीन ही अरबों के पास रखी गई। इस कारण अरब मुस्लिमों ने इसका विरोध किया। फिर भी 14 मई 1948 के दिन इजराइल की स्थापना हो गई। इस कारण नाराज अरब देशों ने अगले ही दिन इजराइल पर हमला कर दिया, जो पहला अरब इजराइल युद्ध था, जिसमें इजराइल ने न सिर्फ अपनी जमीन बचाई बल्कि फिलिस्तीन की और जमीन कब्जा ली। ऊपर ये वाला भाग और नीचे गाजा का ये वाला भाग इजराइल ने कब्जा लिया। फिर 1956 में स्वेज कैनाल क्राइसिस हुआ, जिसमें इजराइल ने ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर मिस्र पर हमला किया, जिस दौरान इजराइल ने मिस्र के इस पूरे सिनाई पेनिनसुला पर कब्जा कर लिया था, जो कि ग्रेटर इजराइल की दिशा में एक प्रयास था। क्योंकि सिनाई पेनिनसुला नील नदी के इस तरफ का भाग है, जिसका मतलब यहूदी लोगों के लिए प्रॉमिस्ड लैंड का हिस्सा है। पर बाद में इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला मिस्र को वापस कर दी। फिर 1967 का 6 डे वॉर ग्रेटर इजराइल की दिशा में बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि इजराइल ने मिस्र, जॉर्डन और सीरिया पर हमला करके फिलिस्तीन से वेस्ट बैंक और गाजा, मिस्र से सिनाई पेनिनसुला और सीरिया से गोलन हाइट कब्जा लिए। फिर बाद में शांति समझौतों के चलते इसमें से सिनाई पेनिनसुला वापस कर दी गई। लेकिन गाजा, वेस्ट बैंक और गोलन हाइट में इजराइल ने अपने यहूदी लोगों को सेटल करना शुरू किया। मतलब जहां पहले अरब मुस्लिम रहते थे उन्हें वहां से खदेड़ा गया और उनकी जगह पर यहूदी लोगों को बचाना शुरू किया, ताकि भविष्य में वो जमीन बिना कुछ किए इजराइल की हो जाए। और ऊपर से 1977 में मेनाकेम बेगिन इजराइल के प्रधानमंत्री बने, जो ग्रेटर इजराइल के समर्थक थे। इस कारण इन्होंने यहूदी सेटलमेंट को और बढ़ावा दिया और 1990 आते आते ये इतना बढ़ गया कि फिलिस्तीन के गाजा और वेस्ट बैंक में जहां पहले अरब मुस्लिम ही रहते थे, वहां अब कई जगहों पर यहूदी बस्तियां भी आ गई। इसमें आप देख सकते हैं, वेस्ट बैंक और गाजा में जितने भी ब्लू कलर के डॉट्स हैं, उन सभी जगहों पर अब यहूदी सेटलमेंट हो गया है। तो इस तरह से धीरे धीरे फिलिस्तीन के बचे इलाकों में भी अब इजरायली यहूदी लोग रहने लगे थे। फिर 1990 के दशक में ओस्लो समझौते ने 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात रखी थी, ताकि यहूदी और मुस्लिम अपनी अपनी जमीन में ही रहें। पर बावजूद इसके यहूदी सेटलमेंट जारी रहें और 2005 आते आते वेस्ट बैंक में 200 से ज्यादा यहूदी सेटलमेंट बन गए थे, जिसमें 7 लाख से ज्यादा यहूदी रहने लगे थे। मतलब यहूदी सेटलमेंट ग्रेटर इजराइल की रणनीति का हिस्सा है, जहां फिलिस्तीनियों को धीरे धीरे हटाया जाता है और यहूदियों को सेटल किया जाता है, जिसके लिए इजरायली सरकार अपने लोगों को लालच भी देती है कि जो लोग इन सेटलमेंट में रहने जाएंगे उन्हें सरकारी नौकरी दी जाएगी वगैरह वगैरह, ताकि ज्यादा से ज्यादा यहूदी लोग फिलिस्तीनी जमीन पर रहने चले जाए। दूसरी तरफ जो लोग इन सेटलमेंट में रहने गए उन्हें कायदे से फिलिस्तीन के रूल फॉलो करने चाहिए ना। लेकिन ये बस्तियां भी जो कि फिलिस्तीन की जमीन पर है, वो इजरायली कानूनों के तहत आती है और इन्हें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा अवैध भी माना जाता है। मतलब इन बस्तियों का विस्तार सीधे तौर पर ग्रेटर इजराइल की औपचारिक नीति का हिस्सा ना भी हो, लेकिन इसे ग्रेटर इजराइल के विचार को साकार करने के एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा सकता है। दूसरी तरफ इजराइल के कुछ दक्षिणपंथी राजनीतिक दल और नेता, खासकर बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी लिकुड पार्टी, वेस्ट बैंक के कुछ हिस्सों को इजराइल में मिलाने का समर्थन करते रहते हैं। पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण ये सब शांत बैठे हैं और नेतन्याहू, जो इजराइल के सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने अभी 12 अगस्त 2025 के दिन i24 न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि वे ग्रेटर इजराइल के विजन से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं और इन्हें एहसास होता है कि वे एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिशन पर है। तो इसका सीधा मतलब यह था कि वे इजराइल की सीमाओं को सिर्फ आज की वास्तविक सीमाओं तक सीमित नहीं मानते, बल्कि इन्हें लगता है कि इजराइल का विस्तार
एक धार्मिक और ऐतिहासिक दायित्व है। और नेतन्याहू के इसी बयान ने अरब और इस्लामिक देशों में हलचल मचा दी, क्योंकि ग्रेटर इजराइल से अरब देशों को सीधा खतरा है। इस कारण तुरंत सभी अरब और मुस्लिम देशों ने संयुक्त रूप से इस बयान की निंदा भी की, यह कहते हुए कि यह विचार अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर और शांति प्रक्रिया का उल्लंघन है। फिर 22 अगस्त 2025 के दिन इजराइल के रक्षा मंत्री काट्स ने सार्वजनिक रूप से बयान दिया कि अगर हमास पीछे नहीं हटेगा तो गाजा सिटी को जमींदोज कर दिया जाएगा। इन्होंने साफ कहा कि इजराइल अब और इंतजार नहीं करेगा और गेट ऑफ हेल यानी नर्क के दरवाजे खोल देगा। और अगले दिन से इजरायली सेना ने गाजा सिटी के आसपास सैन्य अभियान और बॉम्बिंग भी तेज कर दी थी। और आज तो गाजा लगभग पूरा खंडर बन चुका है। वैसे गाजा के हालात पर अलग से वीडियो देखनी हो तो नीचे कमेंट करके बता दीजिए, क्योंकि गाजा के हालात आज नर्क से भी बदतर है। लगातार बमबारी और नाकेबंदी की वजह से लोगों के पास न तो खाना है और न ही दवाइयाँ। इसी कारण से संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से ऐलान किया है कि गाजा में फेमाइन यानी भूखमरी शुरू हो चुकी है और लगभग 5 लाख लोग भूखमरी की चपेट में है। दूसरी तरफ हमेशा मानव अधिकारों की बात करने वाला अमेरिका और अभी के उनके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप यह भी इजराइल की मदद में लगे हुए हैं। और ट्रंप तो इजराइल के सबसे मजबूत समर्थकों में से एक है, क्योंकि ट्रंप के विचार भी ग्रेटर इजराइल की थ्योरी से जुड़े हुए लगते हैं। असल में ट्रंप की पहली टर्म में इजराइल को काफी सपोर्ट किया था और इन्होंने यरूशलेम को इजराइल की राजधानी की मान्यता भी दे दी थी और गोलन हाइट को इजरायली सॉवरेनिटी कहा था। पर अभी 2025 में ट्रंप ने गाजा पर इजराइल को पूरा कंट्रोल करने की छूट दी, यह कहते हुए कि इजराइल पर निर्भर है कि वो गाजा को ऑक्यूपाई करे या नहीं। और फिर मार्च 2025 में ट्रंप ने गाजा को टेक ओवर करने का प्रपोजल भी दिया था कि अमेरिका गाजा पर कंट्रोल ले और यहाँ के फिलिस्तीनियों को रिलोकेट करके नई जगहों पर सेटल करे। कुल मिलाकर ट्रंप की प्रो इजराइल पॉलिसी में यरूशलेम, गोलन हाइट और फिलिस्तीन से जुड़े मुद्दे पहले से ही शामिल है। और अभी अगर नेतन्याहू के प्लान देखें तो इन्होंने गाजा पर पूरा कब्जा करने के लिए बहुत बड़ा हमला शुरू कर दिया है। और अगर इजराइल गाजा को कब्जा लेगा तो शायद यहाँ पर भी यहूदी सेटलमेंट शुरू हो सकते हैं, जैसा इजराइल पिछले कई दशकों से करता आया है। और इसी साल जुलाई 2025 में इजरायली संसद ने वेस्ट बैंक को एनेक्स करने का बिल भी पास किया है, जिसका मतलब होता है कि गाजा के बाद अगला नंबर वेस्ट बैंक का है। दूसरी तरफ दिसंबर 2024 में सीरिया में बशर अल असद के पतन के बाद इजराइल ने गोलन हाइट्स से आगे भी घुसपैठ बढ़ाई है और सीरिया के इन हिस्सों में इजराइल ने कई मिलिट्री बेस भी बना दिए हैं। और इजराइल के विदेश मंत्री गिडियोन सार ने स्पष्ट कहा है कि भविष्य के किसी भी शांति समझौते में गोलन हाइट इजराइल का हिस्सा हमेशा बना रहेगा। और दिसंबर 2024 में इजरायली सरकार ने गोलन हाइट में बसी यहूदी आबादी को 2 गुना करने के लिए व्यापक योजना को मंजूरी दी, जिसमें 11 मिलियन का बजट था। और अभी कुछ दिनों पहले इजराइल ने हमास के नेताओं को मारने के लिए कतर पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद कतर में अरब लीग और इस्लामिक संगठन OIC की एक आपातकालीन बैठक हुई, जिसमें लगभग 60 मुस्लिम और अरब देशों ने हिस्सा लिया। और इन्होंने इजराइल की खूब आलोचना की, जैसा वे हमेशा से करते आए हैं। लेकिन इस बार अरब देशों ने एकजुट होने का संदेश दे दिया है और पाकिस्तान और सऊदी अरब ने तो एक समझौता भी किया है एक दूसरे की रक्षा करने का, जिसमें कोई पाकिस्तान पर हमला करे तो वो सऊदी अरब पर भी हमला माना जाएगा और सऊदी अरब पर हमला मतलब पाकिस्तान पर हमला। फिर इसके बाद पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियार सऊदी अरब को देने की बात भी कही है, जो कि बहुत खतरनाक कदम होगा, क्योंकि सऊदी अरब के पास परमाणु बम आएगा तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान भी परमाणु बम बनाना शुरू कर देगा फिर से। और अगर ऐसा होगा तो इजराइल शांत नहीं बैठेगा, क्योंकि ईरान के पास परमाणु बम मतलब इजराइल का विनाश। कुल मिलाकर आज ये पूरा मध्य पूर्व बारूद से भरे गोडाउन पर बैठा है, जिसमें एक छोटी सी चिंगारी पूरे मध्य पूर्व को एक बड़े युद्ध में धकेल देगी, जिसके बाद या तो ग्रेटर इजराइल बनेगा या फिर इजराइल का नामो निशान मिटेगा। फिर भविष्य की ओर देखें तो अगर ग्रेटर इजराइल की योजना जारी रही
तो इससे क्षेत्रीय युद्ध बढ़ सकते हैं, क्योंकि इससे लेबनान, सीरिया और जॉर्डन पर दबाव पड़ेगा। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि ग्रेटर इजराइल सिर्फ एक मिथक है, लेकिन हाल की घटनाएं इसे हकीकत के करीब ला रही है, क्योंकि मार्च 2025 में अरब देशों ने गाजा पीस प्लान प्रपोज किया था, लेकिन इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी तरफ अगर इजराइल सीरिया में गोलन हाइट्स से आगे कॉरिडोर बना सकता है तो फरात नदी तक भी पहुंच सकता है, जो ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है। और अभी इजराइल की गाजा सिटी पर कब्जे की योजना ने दुनिया को चौंका दिया है। तो क्या यह ग्रेटर इजराइल का पहला कदम है या क्षेत्रीय अस्थिरता का फायदा? इस पर आपके क्या विचार है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो यह सब कुछ था इस वीडियो में। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।